हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, जो भी यहाँ पे इस वीडियो में केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे वो सभी प्रीवियस ईयर प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिक्सअप है। यानी कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं लगाया है तो आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर रिवाइज हो जाएगा। साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है आपके एग्जाम में वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत बेहतरीन क्लास है। आप देखोगे कि आपके लिए ये वर्थ इट रहेगी। और पूरा एग्जाम से पहले अगर रिवाइज करना चाहते हो पूरी केमिस्ट्री यानी कि पूरा रसायन विज्ञान, तो आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर देखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से देखेंगे, ताकि अगर एक्सप्लेनेशन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको वहां से भी क्वेश्चन और उसके जो आंसर है वो आता रहे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी परमाणु के एक शेल में समायोजित किए जा सकने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम संख्या का जो सूत्र है वो किस पर निर्भर करता है। यानी कि हमें ये बताना है कि कोई भी एक शेल है, परमाणु शेल है, उसमें जितने भी जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो बताना है, और किस फॉर्मूला के तहत वो रखे जाते हैं वो बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, यानी कि 2n²। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये बताता है। देखो, यहां से एक तो क्वेश्चन यहीं से आपका बन गया कि जो अपवर्जन का सिद्धांत है किसने दिया था, तो पाउली ने दिया था। ये बताता है कि किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की सभी चार क्वांटम संख्याएं एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं होती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा ऑप्शन में कि होती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? तो दो इलेक्ट्रॉनों की सभी चार क्वांटम जो संख्याएं होंगी वो एक जैसी नहीं हो सकती है। तो ये आपका क्लियर हो गया फर्स्ट। इसके बाद जो दूसरी लाइन है वो है कि एक कक्षक यानी कि जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं उसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, और उनके जो स्पिन है वो भी अलग अलग होंगे। तीसरा है कि किसी कोश जिसको हम शेल कहते हैं उसमें समायोजन किए जा सकने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है वो किस सूत्र पे यानी कि किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो ये है 2n²। तो ये हमारा आंसर भी है 2n²। उदाहरण के लिए देखो, जैसे कि कोश है उसमें n की संख्या कितनी है, तो 2 है, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो 2। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4, 4 इंटू में 2, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। तो ऐसे आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, आपको निकालना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। अदरवाइज यहाँ पे अगर सूत्र पूछे कि कितने समायोजित हो सकते हैं और किस फॉर्मूला के तहत, तो 2n² के तहत। तो ये आप यहाँ से दो तीन चीज याद रखना कि पाउली ने अपवर्जन का सिद्धांत दिया है, और जो सूत्र है जो यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र है वो 2n² है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, कि 273 के यानी कि 273 के तापमान में एक एटम दाब पर स्थित एक मोल आदर्श गैस द्वारा घेरा गया आयतन यानी कि लीटर में कितना होता है। तो यहाँ पे आंसर है ए, 22.4। अब ये क्या है ये आपको अभी पता नहीं चला होगा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। तो इसमें देखो, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो 273 के है ये क्या है, फिर जो एटम दाब है वो क्या होता है, 22.4 लीटर है वो क्या है। तो देखो, एसटीपी में तापमान 0 सेल्सियस, जिसको हम अगर मतलब केल्विन में बोले तो 273.15 के ये है, तथा दाब में ये एक एटम में माना जाता है। यानी कि अगर सेल्सियस में पूछेंगे तो 0, केल्विन में पूछेंगे तो 273.15, और अगर दाब में पूछेंगे तो एक एटीएम। तो ये आप याद रखना सिर्फ। इसके बाद इसमें है कि इन परिस्थितियों में किसी भी गैस के एक मोल का जो आयतन होगा वो कितना होगा, तो 22.4 लीटर इसका आयतन होगा। अब देखो, अवोगाद्रो के सिद्धांत के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी जो गैस है समान आयतनों में कणों की जो संख्या है वो भी उसकी समान रहेगी। जैसे कि गैसों के लिए PV इज इक्वल टू NRT समीकरण लागू होता है। तो ये यहाँ से फॉर्मूला अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप कंप्लीट ही कर सकते हो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, ये तीन चीज, कि सबसे पहले कि अगर एसटीपी में तापमान पूछे तो किस किस में ये बराबर होंगे, तो सेल्सियस में 0 डिग्री पे, केल्विन में पूछे तो 273 और दाब में पूछे तो एक एटीएम। और ये इन सभी में मोलों को आयतन कितना होगा, तो 22.4 लीटर। ये आप याद रखना। तीसरा है कि अवोगाद्रो का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहता है कि समान जो ताप होगा और समान दाब पर
सभी जो गैस हैं उसका समान आयतनों में जो कण की संख्या होगी वो भी समान होगी। तो ये 3 जो लाइन है वो याद कर लो। बाकी ये जो फॉर्मूला है आप इसको स्किप कर सकते हो, अदरवाइज याद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का फ्लोरिडीकरण यानी कि जो फ्लोरीकरण है, जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति में फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है, वो क्यों किया जाता है, यानी कि उसका कारण क्या है फ्लोरीकरण का। तो यहाँ पे आंसर है सी, दांतों की सड़न को रोकने के लिए। अब ये कैसे काम करता है कि हमारे दांत खराब ना हो। जल का जो फ्लोरीकरण है दांतों की सड़न रोकने के उद्देश्य से किया जाता है, ये क्लियर है यहाँ से। सेकंड है यहाँ पे, फ्लोराइड युक्त जो जल है उस जल दांतों में इनेमल को कमजोर होने से रोकता है, यानी कि हमारे दांतों को वो कमजोर ना हो, उन सभी चीजों से ये रोकता है। और शुरुआती क्षय में पुनः खनिजीकरण को ये बढ़ाता है। जो औद्योगिक देशों में दांतों की सड़न एक गंभीर और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, यानी कि बहुत सारे आपने देखे होंगे बच्चे तक इवन उनके दांत सड़ जाते हैं। तो इसके लिए ये जो फ्लोरीकरण है उसका यूज किया जाता है ताकि हमारे दांत जल्दी ना सड़े, हमारे जो दांत है वो कमजोर ना हो, और उसका जो पुनः खनिजीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाए, यानी कि जो हमारे दांत हैं उसको मतलब अच्छे मजबूत किया जाए। तो ये यहाँ का उद्देश्य है फ्लोरीकरण का। इसमें तीसरी लाइन ये बोल रहा है कि जितने भी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा गंभीर आपने समस्या देखी होगी कि बहुत सारे लोगों के दांत सड़ रहे हैं, किसी के पीले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके शुरुआती जो दिन है यानी कि शुरुआती जो साल है उसमें ही उनके दांत सड़ने लग जाते हैं। तो ये एक गंभीर सार्वजनिक समस्या है। इसी सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये फ्लोरीकरण किया जाता है, जिसमें 60 से 90% जो बच्चे और अधिकांश जो वयस्क है वो प्रभावित है, यानी कि इतने सारे लोग पूरे देश दुनिया में प्रभावित हैं, किससे, तो दांतों के सड़ने से। पीने के जल में फ्लोराइड बच्चों में कैविटी कम करता है, वयस्कों में प्रभाव को स्पष्ट नहीं करता, यानी कि बच्चों में कैविटी कम करने का तो यहाँ पे स्पष्टीकरण है कि वो तो करता ही करता है, लेकिन अगर हम अडल्ट की बात करें तो उसके प्रभाव में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि जो फ्लोरीकरण है वो क्यों किया जाता है जल में, तो दांतों की सड़न को रोकने के लिए किया जाता है। तो ये आप यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 16 के तत्व में जो सबसे बाहरी कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर है 4 पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं उसमें देखो, समूह 16 के तत्वों में ऑक्सीजन जिसको ओ से डिनोट करते हैं, सल्फर जिसको एस से, सेलेनियम और ये टेल्यूरियम और पोलोनियम, इन ये सभी शामिल है किसमें, तो 16 जो समूह 16 के तत्वों में ये सभी चीजें शामिल हैं। इसके बाद जितने भी ये जो समूह है सभी तत्वों के जितने भी बाहरी कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एस में 2 है और पी में 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबसे अगर बाहरी पूछे तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन से समूह में, तो 16वें तत्वों के यानी कि समूह 16 के तत्व अष्टक संयोजकता पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि उनको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है किस चीज के लिए, तो जो उनके 8 का जो संयोजकता है उसको पूरा करने के लिए। इन सभी में से जो केवल जो पोलोनियम है वो एक रेडियोधर्मी है, तो ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि 16 जो तत्व समूह है, 16वां जो तत्व समूह है उनमें से जितने भी समूह है उसमें से सबसे जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो कौन सा है, तो सिर्फ एक है, ये है पोलोनियम। बाकी दूसरी चीज क्या है इसमें कि जो 16वें जो तत्व है उसको अष्टक सिद्धांत पूरा करने के लिए, जो अष्टक का संयोजकता पूरी करने के लिए उनको सिर्फ क्या चाहिए होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति ये रखते हैं, यानी कि इनको आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि आपको कभी लगेगा कि ऑक्सीजन है, कभी लगेगा नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे तत्व की बात हो रही है कि पृथ्वी की सतह पर तत्व कौन सा है, तो यहाँ पे आप याद रखना कि ऑक्सीजन है। जी हाँ, देखो कैसे, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक अगर पाया जाने वाला तत्व है तो वो है ऑक्सीजन, जिसका द्रव्यमान कितना है, तो लगभग 46% इसका द्रव्यमान है। आमतौर पर सिलिकॉन के साथ मिलकर चट्टानों वाले जो खनिज के रूप में ये पाया जाता है। तो ये चीज आप याद रखना कि तत्व पूछे तो ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसोलेशन शब्द का अर्थ क्या है, तो इंसोलेशन जो शब्द है उसका अर्थ है यहाँ पे आने वाले जो सौर विकिरण है उसको इंसोलेशन कहते हैं। अब ये सौर विकिरण है क्या, देखो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो सौर ऊर्जा है उसको हम कहते हैं इंसोलेशन। अब ये
सूर्य ताप यानी कि जो आतपन भी इसको कहा जाता है, यानी कि इंसोलेशन को और क्या कहते हैं, तो सूर्यातप और आतपन ये कहा जाता है। ये प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट मापी जाती है, यानी कि किस में मापी जाती है, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में ये मापी जाती है। क्या मापी जाती है, तो इंसोलेशन, जिसको हम कहते हैं सूर्यताप और आपतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बार किसकी इकाई है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि बार हो गया, जूल हो गया, केल्विन हो गया, तो ये सब किसकी इकाई है। तो बार का अगर पूछे तो ये दाब की इकाई है। बल यानी कि फोर्स, किसी निकाय पर लगाने वाली उसकी विश्राम या फिर गति अवस्था को बदलने के लिए या फिर बदलने का जो प्रयास है करने वाली अंतः क्रिया है। यानी कि बल क्या है कि आप कोई चीज है जो विश्राम अवस्था में है या फिर गति की अवस्था में है, उसको उस अवस्था से चेंज करने में जो हम काम करते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, उसको हम कहते हैं बल यानी कि फोर्स। बल की इकाई न्यूटन है और इसका सूत्र क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, जिसमें से m क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, त्वरण है। अब यहाँ पे देखो, दाब किसी सतह पर बल प्रति इकाई क्षेत्रफल है। दाब की अगर इकाई पास्कल, यानी कि पास्कल में पूछे, पास्कल को हम PA से डिनोट करते हैं, या फिर N/m² या फिर मैट्रिक के इकाई के बराबर है। लेकिन आपको अगर पूछे कि जो बल है यानी कि फोर्स है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, यहाँ पे त्वरण है। दूसरा क्या है कि बल की अगर इकाई पूछे तो वो क्या है, तो बार इसकी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ओजोन है ए अपर रूप। अब ये अपर रूप क्या है, तो देखो, ऑक्सीजन यानी कि O2, ओजोन क्या है जिसको हम O3 से डिनोट करते हैं। ये दोनों ऑक्सीजन तत्व के अलग अलग रूप हैं जिन्हें हम अपरूप कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये आप याद रखना कि ऑक्सीजन और ओजोन, इसमें क्या फर्क है, सिर्फ इसमें 2 O है और यहाँ पे 3 O है। ये मैं आपको सिर्फ एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो अपरूप है, यानी कि एलोट्रॉप्स हैं। O2 यानी कि ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जबकि अगर O3 यानी कि ओजोन की बात करें तो उसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इन दोनों का परमाणु क्रमांक जो है वो समान होता है, यानी कि इक्वल होता है। लेकिन जो आणविक सूत्र है और गुण है, यानी कि दोनों को अगर गुण पूछेगा या फिर आणविक सूत्र है, वो दोनों का अलग होता है। ये आपको पता ही है कि ओजोन क्या काम करता है और ऑक्सीजन क्या काम करता है। जब कोई तत्व 2 या अधिक भौतिक रूपों में पाया जाता है तो उन रूपों को हम उस तत्व के अपरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु ऑक्साइड कांच को नीला रंग देता है। तो यहाँ पे आंसर है, अगर कांच को नीला रंगने की बात करें तो क्या है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को नीला रंग देता है। अब देखो, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा और समृद्ध नीला रंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बहुत कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में भी अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये पूरे कांच को नीला रंग देगा। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, तो लाल भूरे रंग देता है। मैंगनीज ऑक्साइड कांच को बैंगनी या फिर गुलाबी रंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है, और कभी कभी हरे रंग को बेअसर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो क्या करता है, कांच को हरा रंग देता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि कोबाल्ट ऑक्साइड क्या करता है, तो कांच को नीला रंग देता है। आयरन ऑक्साइड पूछे तो कांच को लाल या फिर भूरा रंग देता है। मैग्नीज ऑक्साइड पूछे तो बैंगनी या फिर गुलाबी रंग देता है। और अगर हरे रंग की बात करें तो वो कौन करता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये इतने सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यूरेनाइट किस तत्व का अयस्क है। तो जैसे कि यहाँ पे यूरेनाइट है, आप यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा, यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। अब ये क्या है, यूरेनाइट जिसको हम पिंच ब्लेंडे कहते हैं, यूरेनियम का एक मुख्य अयस्क है। इसमें मुख्य रूप से यूरेनियम ऑक्साइड, जिसको हम UO2 से डिनोट करते हैं, वो होता है। ये परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम का मुख्य या फिर इम्पॉर्टेंट स्रोत है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एल्यूमिनियम। इसका जो मुख्य अयस्क है वो है बॉक्साइट, इसलिए यूरेनियम देने में ये सक्षम नहीं होता। यानी कि अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड पूछे, मुख्य अयस्क पूछे तो वो है बॉक्साइट। जस्ता का पूछे तो वो है जिंक ब्लेंड। टंगस्टन का मुख्य अयस्क पूछे तो वो है वोल्फ्रामाइड।
टंगस्टन का मुख्य अयस्क पूछे तो वो है वोल्फ्रामाइट, या फिर दूसरा क्या है तो स्कीलाइट। ये आपके टंगस्टन का मुख्य अयस्क है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखना कि यूरेनाइट का पूछे तो वो यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षार आमतौर पर एंटासिड के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है कि एंटासिड के रूप में जो क्षार है यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो उसका उपयोग किया जाता है। अब ये एंटासिड क्या है तो देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क और मैग्नीशिया इससे बने हुए होते हैं। ये कमज़ोर क्षार है जो कि पेट में अतिरिक्त जो अम्ल होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है यानी कि कम करता है। इसका मुख्य उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है जिससे अपच या फिर सीने में जो थोड़ी सी हल्की जलन होती है उससे राहत मिलती है। ये पेट की जो अम्लता है यानी कि जो एसिडिटी है उसको कम करने में असुविधा और जलन को दूर करता है, यानी कि ये पेट में जो एसिडिटी होती है उसको कम करता है, जो आपको असुविधा होती है, जो आपको परेशानी होती है, जो जलन होती है, उन सभी को ये कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा जो विलायक है मुख्य रूप से पाया जाता है? तो यहाँ पे जो नेल पॉलिश में पाया जाने वाला जो विलायक है वो है एसीटोन। जी हाँ, एसीटोन है, इथेनॉल नहीं है। एसीटोन का उपयोग किया जाता है। देखो, नेल पॉलिश रिमूवर में मुख्य जो विलायक है वो है एसीटोन। क्यों? क्योंकि ये जो नेल पॉलिश के रेजिन है और अन्य घटकों को जल्दी और प्रभावी ढंग से घोल देता है। एसीटोन जल्दी वाष्पित हो जाता है जिसके उपयोग में सुविधा रहती है। कभी कभी अन्य घटक जैसे कि जो एथिल एसीटेट है या फिर अल्कोहल है, ग्लिसरीन है या फिर पानी भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन मुख्य विलायक वो सभी नहीं है। मुख्य विलायक अगर पूछे तो एसीटोन ही होता है। अन्य विकल्प जैसे कि बेंजीन हो गया, टोल्यून हो गया, अत्यधिक विषैले होते हैं और ये जो कार्सिनोजिक होते हैं यानी कि ये आप यूज़ नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके घर में बच्चे हों तो इन सभी चीज़ों का इसलिए उपयोग नहीं किया जाता। सबसे अगर सेफेस्ट चीज़ की बात पूछे, सेफेस्ट विलायक की बात करें तो एसीटोन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसलिए इनका उपयोग नेल पॉलिश रिमूवर में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं। इथेनॉल उपस्थित हो सकता है लेकिन ये मुख्य रूप से रेजिन को हटाने में उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि एसीटोन होता है। यानी कि इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर पाया जाएगा, लेकिन इसमें मात्रा किसकी ज़्यादा होगी तो एसीटोन की होगी। क्योंकि जो प्रभावी ढंग से अगर नेल रिमूव किया जाएगा तो किसके कारणवश किया जाएगा, किसकी सहायता से किया जाएगा, तो एसीटोन की सहायता से ही किया जा सकता है। तो इसके लिए जो नेल पॉलिश रिमूवर में जो विलायक होता है, मुख्य विलायक, वो एसीटोन होता है। अब देखो यहाँ पे ये हमारी 3 बुक है। अगर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ पूरे यूट्यूब चैनल पे बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी करनी है तो हमारी ये 3 बुक आती है। देखो, सबसे पहले है रामबन स्टैटिक जीके। इसमें आपको जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, चाहे वो विश्व भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो या फिर कंप्यूटर हो, ये सभी आप क्या कर सकते हो, ये सभी इसमें रिवाइज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर इसमें इंक्लूडेड है। 5100 प्लस टीसीएस के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। दूसरी जो बुक है वो है करंट अफेयर। ये आपका 2025 का लेटेस्ट अब जो है आ चुका है, आप ले सकते हो। बहुत सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं, उसमें ज़रूरत होती है कि आप अगर रिवीजन करना चाहते हो तो ऐसे बुक से करो जो आपका टाइम भी बचाए, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके रिवाइज हो जाए। तो इसके लिए ये है वार्षिकांक यानी कि ईयरली आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तीसरी जो बुक है इंपॉर्टेंट वो है सामान्य विज्ञान की, जिसमें आपको विज्ञान यानी कि साइंस से रिलेटेड जितने पार्ट है, चाहे वो रसायन हो, भौतिक हो, जीव हो, ये सभी आपको दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर इसमें इंक्लूडेड है, टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप ये तीनों ही बुक ले सकते हो। अब कहाँ से लेनी है तो मैं आपको बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। अगर आपको ये ऑफर के रूप में चाहिए तो मैं आपको ऑफर बता दूं, ये तीनों ही ई बुक आपको 150 में मिल जाएगी। जी हाँ, 150 में ये तीनों ही बुक मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी तो मैं आपको प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले ये जो 150 है इस स्कैनर पे आप स्कैन करके, और ये जो नंबर दे रखा है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट दे सकते हो। स्क्रीनशॉट जैसे ही शेयर करोगे विदिन 4 to 5 सेकेंड या फिर उससे भी पहले आपको ये तीनों ही ई बुक मिल जाएगी। आप बेस्ट कंटेंट के साथ अपनी तैयारी जारी रख सकते हो और
ये आप देखोगे कि आपके लिए 150 वर्थ इट रहेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत एनालाइज करने के बाद ये जो बुक है वो बनाई गई है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा अम्ल है जो नींबू को उसका जो खट्टा स्वाद है वो देता है? तो यहाँ पे नींबू का खट्टा स्वाद सिट्रिक अम्ल के कारण आता है। अब देखो, नींबू में जो मुख्य खट्टा स्वाद है वो सिट्रिक अम्ल यानी कि साइट्रिक अम्ल के कारण आता है। साइट्रिक अम्ल सभी खट्टे फलों में, जैसे वो नींबू हो गया या फिर संतरा हो गया, उसमें प्रमुख कार्बनिक अम्ल होता है। मैलिक अम्ल मुख्य रूप से सेब में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, नींबू में थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन खट्टापन का अगर स्वाद पूछे या फिर जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टी चीजें होती है, उसमें जो खट्टापन होता है वो सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। फॉस्फोरिक अम्ल प्राकृतिक फलों में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पेय, जो कार्बोनेटेड जो पेय है उसमें पाया जाता है। कार्बोनिक जो अम्ल होते हैं पानी में घुले होते हैं, जिसको CO2 कहते हैं, इससे बनता है, और प्राकृतिक फलों में ये मौजूद नहीं होता। तो प्राकृतिक फलों में एक तो सिट्रिक अम्ल होगा, एक मैलिक अम्ल होगा। मैलिक अम्ल सेब में होगा, सिट्रिक अम्ल जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टी चीजें होती है उसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल सॉल्ट का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो यहाँ पे आंसर है सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम है। अब ये क्या है देखो, टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये रासायनिक सूत्र इसका है NaCl। ये सोडियम, जिसको Na और क्लोरीन यानी कि Cl तत्वों से बना होता है। सामान्य रूप में जो हमारे भोजन में इस्तेमाल होने वाला जो नमक है उसी को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसलिए इसको टेबल सॉल्ट कहते हैं। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं टेबल पर या फिर डाइनिंग टेबल पर, तो वहाँ पे कौन से नमक का यूज़ करते हैं, किस सॉल्ट का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम दे रखा है यहाँ पे टेबल सॉल्ट। तो आप कंफ्यूज मत होना, या फिर खाने वाले नमक का पूछे या फिर टेबल सॉल्ट का पूछे तो उन दोनों का मतलब एक ही होता है, और उसका अगर रासायनिक नाम पूछे तो वो है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो रेडियोधर्मी है वो होता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर पूछेगा तो यहाँ पे आंसर है ट्रिटियम। अब ये ट्रिटियम क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, यानी कि प्रोटीन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इनमें से केवल जो ट्रिटियम है वो रेडियोधर्मी होता है। ट्रिटियम बीटा क्षय यानी कि बीटा डीके के माध्यम से हीलियम में बदलता है धीरे धीरे, और इसका अर्ध आयु यानी कि हाल्फ लाइफ लगभग 12.32 वर्ष है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना कि हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें से जो ट्रिटियम होता है वो एक रेडियोधर्मी है। सिर्फ आप इतना याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो शुद्ध पानी है उसका pH कितना होगा? तो सिंपल सा यहाँ पे आंसर है 7 होगा। यानी कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर जो शुद्ध यानी कि जो प्योर वाटर है उसका pH मान पूछे तो वो पूरे कितना होगा? पूरे 7 पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा उसका अपचयन करके कौन सी धातु हमें प्राप्त होती है? तो यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन ऑफ मोल्टिन क्लोराइड है उसमें हमें कौन सी धातु यानी कि कौन सी मेटल प्राप्त होगी? तो वो है एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होगी। अब देखो, एल्यूमिनियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है और इसे सीधे रॉक्स या फिर ऑक्साइड से नहीं निकाला जा सकता। वाणिज्यिक स्तर पर एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हॉल या फिर हेरोल्ड प्रक्रिया यानी कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के माध्यम से होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, याद रख लेना। जिससे एल्यूमिना यानी कि जिसका रासायनिक सूत्र ये है, उसको पिघलते हैं उसमें क्रोलाइट में घोलकर विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। और इसी तरह जो अन्य अत्यधिक प्रतिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया या फिर मैग्नीशियम होगा, उसे भी पिघलाया जाता है। तो किसके तहत पिघलाया जाता है? तो क्लोराइड्स का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एल्यूमिनियम है ये या फिर सोडियम है या फिर कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है, ये सभी क्या है कि ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है और इनको डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट इसको हम नहीं पिघला सकते। तो इसके लिए ज़रूरत किसकी होती है? तो ये क्रायोलाइट से घोलकर विद्युत अपघटन करके इसको प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जो गैस है पानी के ऊपर इकट्ठा होती है और उसमें घुल जाती है? तो यहाँ पे आंसर है बी, NH3। अब ये क्या है? तो देखो, NH3 को हम अमोनिया कहते हैं। अत्यधिक पानी में घुलनशील है, यानी कि पानी में जल्दी घुल जाती है। पानी के साथ मिलकर ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH बनाती है, इसलिए इसे पानी के ऊपर इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पानी के अंदर बहुत जल्दी से घुल जाता है। हाइड्रोजन H2 पानी में कम घुलनशील है, इसलिए इसे पानी के ऊपर विस्थापन विधि से इकट्ठा किया जा सकता है। क्लोरीन जो इसको हम Cl2 से डिनोट करते हैं, पानी में थोड़ी घुलनशील होती है, हल्का अम्लीय बनाती है, लेकिन अमोनिया जितनी ये नहीं होती। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें या फिर नाइट्रोजन की बात करें तो पानी में बहुत कम घुलनशील है और इसलिए इन्हें पानी के ऊपर इकट्ठा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस में लोहे को शुद्ध करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है फ्लक्सिंग, यानी कि सी यहाँ पे आंसर है। ब्लास्ट फर्नेस लोहे को शुद्ध करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, जिसको हम फ्लक्सिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उच्च तापमान, अगर मतलब ज़्यादा गर्म करोगे चूना पत्थर को तो चूना पत्थर दो चीज़ों में टूट जाती है, जिसमें से एक है CaO और दूसरा है CO2। इसमें ये टूट जाता है चूना पत्थर। इसके बाद जो CaO है वो अयस्क में अम्लीय अशुद्धियों जैसे कि CiO2 के साथ प्रतिक्रिया करता है और कैल्शियम सिलिकेट को बनाता है। जो दूसरा धातुमल है जिसको हम स्लैग कहते हैं। इसके अलावा धातुमल लोहे से हल्का होता है और ऊपर तैरकर अलग हो जाता है, जिससे लोहे को शुद्ध किया जा सकता है, यानी कि लोहे को साफ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर है विटामिन जो सी है उसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। देखो, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये पानी में घुलनशील जो विटामिन है और आहार में ये आवश्यक होता है। मनुष्य के शरीर में ये स्वयं संश्लेषित नहीं हो सकता, इसलिए ये आवश्यक विटामिन है, यानी कि इसको लेने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता। विटामिन सी के अच्छे स्रोत अगर पूछे तो वो है फल सब्जियां, जिसमें जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? तो खट्टे फल, और इसका प्रयोगशाला में भी उपयोग किया जा सकता है और इसको प्रयोगशाला में तैयार भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो यौगिक है ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे अधिक प्रबलता से उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे आंसर है कि जो CO2 है वो अधिक प्रबलता से उत्पन्न करता है। क्या? तो ग्रीन हाउस प्रभाव को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित जो योगदान करता है वो निभाता है। जल वाष्प, जिसको हम H2O को दर्शाते हैं, वातावरण में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है और प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव का लगभग आधा हिस्सा देती है, लेकिन इसकी जो सांद्रता है मुख्य रूप से तापमान से नियंत्रित होती है, ना कि सीधे मानव गतिविधियों से। मानवीय गतिविधियां जैसे कि जीवाश्म ईंधन का जलाना, वनों की कटाई CO2 की सांद्रता बढ़ाती है और इसके कारण ग्रीन हाउस जो प्रभाव है CO2 का जो योगदान है सबसे अधिक होता है, जो मानव जनित जो वैश्विक गर्मी का लगभग 60% जो हिस्सा है वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में असंतृप्ति की पहचान के लिए अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है, तो वही बताना है कि कौन सा अभिकर्मक है। तो यहाँ पे आंसर है बी, बेयर का अभिकर्मक है। अब ये क्या है? देखो, बी यहाँ पे आंसर है। बेयर का अभिकर्मक ठंडा, तनु और क्षारीय पोटेशियम पैरामैग्नेट का विलयन होता है। इसका उपयोग है कार्बनिक यौगिकों में द्विआबंधन और त्रिआबंधन जैसी असंतृप्ति के पहचान के लिए किया जाता है। असंतृप्त यौगिक के साथ अभिक्रिया करके ये क्या करता है? तो KMnO4 यानी कि जो पोटेशियम पैरामैग्नेट है उसका बैंगनी रंग रंगहीन हो जाता है इसकी अभिक्रिया करने के बाद, और रंग का रंगहीन होना असंतृप्ति की उपस्थिति को दर्शाता है। लोहे की सतह से जंग हटाने यानी कि जिसको हम पिकलिंग कहते हैं उसकी प्रक्रिया में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका उपयोग किया जाता है। लोहे की सतह से जंग हटाने के लिए पिकलिंग प्रक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। वर्तमान समय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक प्रचलित में है, यानी कि ट्रेंडिंग में है, क्योंकि ये तेज पिकलिंग के लिए उपयुक्त होता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल सस्ता होता है, लेकिन ये अधिक संपर्क समय की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ये धीरे धीरे काम करेगा। इसी कारण औद्योगिक रूप में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका अधिक उपयोग किया जाता है और इसको सटीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। देखो, लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिसका जो सूत्र अगर पूछे तो ये इसका सूत्र है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये अम्ल पानी में घुला हुआ होता है और विद्युत ऊर्जा के उत्पादन व भंडारण में सहायक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल स्पंज लेड और लेड डाइऑक्साइड प्लेटों के बीच का आयन विनिमय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की उपस्थिति से इस्पात की कठोरता में वृद्धि होती है? तो कार्बन की जो उपस्थिति है उससे इस्पात की कठोरता में वृद्धि होती है। देखो, इस्पात लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु है, जिससे अन्य मिश्र धातु व अवशिष्ट जो तत्व है थोड़ी मात्रा में होते हैं। साधारण जो लोहा है वो कार्बन मिश्र धातु में कार्बन की जो मात्रा भार के अनुसार 0.002 से लेकर 2.1% तक होती है। इस्पात की कठोरता उसमें जो मौजूद कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। मिश्र धातु बनाने या फिर ताप उपचार प्रक्रिया में इस्पात की कठोरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को मुख्य वायु प्रदूषक माना जाता है? तो यहाँ पे आंसर है NO2 का जो वायु प्रदूषक है वो माना जाता है। अब देखो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो वायु में प्रदूषण का सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो क्या कारण है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम NO2 से डिनोट करते हैं, ये वाहनों और बिजली संयंत्रों में ईंधन जलने से उत्पन्न होता है। NO2 स्मॉग और अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान देता है और ये जो सांस लेने की जो समस्या है उसको पैदा कर सकता है। NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड वातावरण में ऑक्सीजन के साथ मिलकर NO2 बनाता है और दोनों मिलकर NOx इसको कहा जाता है। कौन सी धातु सामान्य ताप पर पानी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती है? तो यहाँ पे आंसर है सी, पोटेशियम करती है। देखो, पोटेशियम के जिससे हम डिनोट करते हैं एक क्षार धातु है। ये सामान्य ताप पर पानी के साथ बहुत तेज और हिंसक प्रतिक्रिया करती है। प्रतिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा निकलती है, हाइड्रोजन गैस बनती है जिससे आग लग सकती है। इस अभिक्रिया का अगर समीकरण पूछे तो वो है 2K प्लस में 2HO, जिसको हम यहाँ पे 2KOH बनता है प्लस में H2 यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनती है जिससे आग लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक सामान्य टेबल एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है A, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 ये एक बेकिंग सोडा पेट में अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सीने में अगर जलन हो, अपच हो तो उन सभी चीज़ों को ये तुरंत कम करता है। NaHCO3 जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसके साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे जो हमारी जलन है या फिर जो अपच है उसको तुरंत ये शांत करता है। इसकी त्वरित क्रिया यानी कि क्विक एक्टिंग विशेषता इसे लोकप्रिय बनाती है, यानी कि बहुत जल्दी ये काम करके जो इंसान है उसको राहत पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार होता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, sp² से होता है। बी यहाँ पे आंसर है, एथीन यानी कि C2H2 जिसको हम डिनोट करते हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp² होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक डबल बंधन या फिर 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इस संरचना में प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बंध बनाता है और जिसके लिए 3 sp² जो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स है उसकी आवश्यकता होती है। इतना आपको क्लियर है? इसके अलावा अगर और जानकारी चाहिए तो इसमें देखो क्या है कि जो अप्रयुक्त p है उसमें क्या होता है, जो ऑर्बिटल है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में पाई जाती है, बंध बनाने के लिए ओवरलैप करता है। तो इसी के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे होता है, तो sp² से होता है। और ये एथीन का अगर आपको पूछे कि इसका रासायनिक कैसे डिनोट करते हैं तो C2H2 से डिनोट करते हैं, आप इतना याद रख लो। और इसमें क्या होता है, जो परमाणु है वो डबल बंधन होता है और हाइड्रोजन जो परमाणु है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये सभी चीज़ आप इतनी याद रख लो। कौन सी प्रक्रिया में जो ठोस चीज़ है वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है? यहाँ पे आंसर है बी, ऊर्ध्वपातन से हो जाती है। अब देखो, ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है, यहाँ पे बी होगा आंसर।
जिसमें जो पदार्थ है वो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में बिना आए। यानी कि सबसे पहले वैसे प्रोसेस क्या होता है कि कोई ठोस है वो पहले द्रव में बदलेगी फिर सीधा गैस में बदलेगी, तो ये तो प्रोसेस है। लेकिन ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो ठोस है सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है? तो जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है उसमें ठोस सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है बिना द्रव अवस्था में आए। इसमें सामान्य रूप से जो सूखी बर्फ है जिसको हम ठोस CO2 कहते हैं और नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं वो सभी इसके उदाहरण है। ये सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है। संघनन में क्या होता है कि गैस को द्रव में बदलना, ये संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण में द्रव को गैस में बदलना कहलाता है। और गलनांक क्या होता है? ठोस से द्रव में जो बदलने की प्रक्रिया है वो गलनांक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखो, हीरा कार्बन का एक अपरूप है जिसकी विशेष जो क्रिस्टलीय संरचना होती है, इसकी कठोरता मोह पैमाने पर सबसे अधिक होती है, यानी कि ग्रेड 10 इसका पैमाना होता है, इसकी कठोरता होती है। इसकी असाधारण कठोरता मजबूत जो सहसंयोजक बंधों के कारण इसका होता है, यानी कि ये इसके जितने भी जो कण हैं जो आपस में जितने भी बंध हैं वो जुड़े हुए होते हैं और इसी कारण ये कठोर और बहुत मजबूत होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। तो हीरा क्या है? कार्बन का ही एक अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय विलयन में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? यानी कि सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट अम्ल पूछे तो वो कौन सा होता है? तो आंसर है HL। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे अम्ल की प्रबलता यानी कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो निर्भरता है वो किस पर निर्भर होती है? जलीय विलयन में जो H+ आयन है वो कितनी आसानी से छोड़ता है उस पर निर्भर करती है। हैलोजन के हाइड्रोजन अम्लों में जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ता है वैसे वैसे जो उसका बंध है वो कमजोर होता जाता है। और इसमें क्या होता है, जो HL सबसे बड़ा हैलोजन होने के कारण जो उसका बंध है सबसे कमजोर है और ये आसानी से वियोजित हो जाता है, या मतलब आसानी से ये अलग हो जाता है। HI का pKa सबसे कम होता है, यानी कि pH मान सबसे कम होता है और ये सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ में कौन सी विद्युत चुंबकीय किरण उत्सर्जित होती है? आंसर है यहाँ पे वाई किरणें, यानी कि वाई रेज उत्पन्न होती है। अब देखो, रेडियोधर्मी पदार्थ के मुख्य रूप से वाई किरणें जिसको हम गामा किरणें कहते हैं वो उत्सर्जित होती है। वाई किरणें या फिर गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि फोटॉन्स होते हैं। ये अक्सर अल्फा और जो बीटा जो कण हैं उसके उत्सर्जन के बाद नाभिक के उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में लौटने पर निकलती है। देखो, जो गामा किरणें हैं वो भेदन शक्ति बहुत उसकी अधिक होती है, जिससे सबसे शक्तिशाली जो रेडियोधर्मी जो विकिरण है वो मानी जाती है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर ये है कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ जितने भी होते हैं उसमें अगर किरण पूछे कि कौन सी किरण पाई जाती है तो वो होती है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे प्रकार के कणों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर है सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। अब देखो ये क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक, जिन कणों यानी कि परमाणु या फिर आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आइसो का अर्थ है समान और इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ है इलेक्ट्रॉन, इसलिए समान इलेक्ट्रॉनों वाले कण को सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, जैसे कि Na+, Mg², या फिर दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉन, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना कि जिन भी चीज़ों में जिन भी कणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उसको हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक उस चीज़ को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोबार वे रेखाएं हैं जो किसके समान क्षेत्र दर्शाती है? तो यहाँ पे आंसर है डी, जो वायुमंडलीय दबाव है उसके क्षेत्र को दर्शाती है आइसोबार। देखो, आइसोबार यानी कि आइसोबार वे रेखाएं होती है जो मानचित्र पर समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थान को जोड़ती हैं। वायुमंडलीय दबाव मौसम और जलवायु के पैटर्न को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइसोबार का उपयोग मौसम मानचित्रों पर दबाव के पैटर्न दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की घटना की खोज 1898 में किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे आंसर है हेनरी बैकरेल के द्वारा रेडियोधर्मिता की घटना की जो खोज है वो की गई थी। रेडियोधर्मिता की खोज 1896 में हेनरी बैकरेल ने की। रेडियोधर्मिता की अगर एसआई पूछे तो वो है बैकरेल, जिसको हम बी क्यू से डिनोट करते हैं। हेनरी बैकरेल ने ये सिद्ध किया है कि यूरेनियम बिना किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत जैसे कि सूर्य के विकिरण उत्सर्जित ये करता है। मैरी क्यूरी ने अपने पति पियरी क्यूरी के साथ मिलकर रेडियोधर्मिता जो शब्द है वो दिया और इस पर आगे अनुसंधान किया। 1903 में हेनरी बैकरेल ने पियरी और मैरी क्यूरी के साथ भौतिकी का उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीज आप यहां से याद रखना। अल्फा कण क्या होता है? तो या फिर ऐसे देगा डिनोट करके या फिर अल्फा कण पूरा लिखा होगा। आंसर आपका वही होगा कि जो अल्फा कण है वो क्या होते हैं, तो ये द्विधनावेशित जो हीलियम नाभिक है वो होते हैं अल्फा कण। अब देखो, अल्फा कणों में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मिलकर हीलियम नाभिक जैसे कण बनाते हैं। अल्फा कण में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी संयोजकता 2+ होती है। अल्फा कण रेडियोधर्मी नाभिक जैसे यूरेनियम और रेडिनियम से उत्सर्जित होता है और इसका उत्सर्जन की प्रक्रिया को अल्फा क्षय कहा जाता है। तो ये चीज आप यहाँ से अच्छे से याद कर लेना। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो अल्फा कण है उसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, कोई इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक यानी कि कूलेंट के लिए जो प्रयुक्त भारी जल है वो क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर है डी, हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक वाला जो जल है उसका प्रयोग किया जाता है। तो डी यहाँ पे आंसर है भारी जल यानी कि हैवी वाटर, जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O के नाम से डिनोट करते हैं। पानी का एक रूप है जिसे सामान्य हाइड्रोजन, जिसको प्रोटियम है के बजाय हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है। यानी कि नाभिकीय में अगर भारी जल का उपयोग किया जाता है शीतलक के लिए तो वो कौन सा होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम D2O के नाम से डिनोट करते हैं। ये आप याद रखना, भारी जल। इसके अलावा जो मंदक यानी कि मॉडरेटर, दोनों के रूप में ये इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो भारी जल का। एक शीतलक के रूप में एक रिएक्टर के कोर से ऊष्मा को अवशोषित करता है, उसे बाहर निकालता है, जैसे रिएक्टर को ज्यादा गर्म होने पर बचाया जा सके। तो भारी जल का उपयोग कब किया जाता है? जब ये जो रिएक्टर है उसमें ज्यादा गर्मी ना पहुंच जाए, ज्यादा वो गर्म होके फट ना जाए, इसके लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है। और भारी जल का अगर सूत्र पूछे या फिर उसका रासायनिक नाम पूछे तो वो है D2O, जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या होती हैं? तो गामा किरणें होती हैं यहाँ पे उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखो, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है जैसे दृश्य प्रकाश या फिर एक्सरे, लेकिन इनकी जो ऊर्जा है वो बहुत अधिक होती है। ये ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जावान घटनाओं जैसे सुपरनोवा विस्फोट होता है, ब्लैक होल के पास उत्पन्न होती है। गामा किरणों की उच्च ऊर्जा उन्हें अत्यधिक भेदनशील बनाती है। इन्हें रेडियोथेरेपी जैसे चिकित्सा अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि कैंसर के उपचार में गामा किरणें हैं उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन किसके प्रहार से होता है? तो यहाँ पे आंसर है ए, न्यूट्रॉन के प्रहार से होता है। देखो, परमाणु विखंडन न्यूट्रॉन के प्रभाव से होता है। इसमें भारी जो नाभिक है जैसे जिसमें यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम लगभग समान द्रव्यमान के 2 छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, विखंडन के दौरान जो अस्थिर रेडियोधर्मिक नाभिक है वो 2 छोटे नाभिकों में बदलते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इस प्रक्रिया में निकलने वाले जो न्यूट्रॉन है आगे अन्य यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम में नाभिकों में श्रृंखला विखंडन प्रतिक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो परमाणु विखंडन में न्यूट्रॉन की जो प्रभाव है उससे ये होता है। इसमें क्या होता है कि जो यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम है धीरे धीरे वो 2 छोटे छोटे नाभिक में विभाजित हो जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, परमाणु विखंडन। और धीरे धीरे आगे बहुत सारे विखंडन होते हैं और इसमें किसका ज्यादा रोल होता है? तो न्यूट्रॉन का ज्यादा प्रभाव होता है इस विखंडन प्रक्रिया में।
आप इतना सिर्फ याद रख लो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने ऐड ऑन किया है। तो यहाँ पे 48वां क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर यह काम करता है। बी यहाँ पे आंसर है। परमाणु संलयन वह प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जो परमाणु नाभिक है नए परमाणु नाभिक और उप परमाणु कण बनाते हैं। ये परमाणु संलयन की एक प्रक्रिया है, ये आप याद रखो। इसके अलावा क्या है कि जो सूर्य और अन्य तारे हैं नाभिकीय संलयन से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन उनके केंद्र में होता है जिससे प्रकाश और जो ऊष्मा है वो उत्पन्न होती है। ये चीजें भी आपको यहाँ से क्लियर है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम की विनाशकारी जो शक्ति है हाइड्रोजन के समस्थानिकों, जिसको हम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं, उसके परमाणु संलयन से निकलने वाली जो ऊर्जा है उस पर आधारित होती है। ये भी आपको क्लियर है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन बम की जो विनाशकारी जो शक्ति है वो किस पर निर्भर करती है? हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है, कौन कौन से समस्थानिक है? एक तो है ड्यूटेरियम और दूसरा है ट्रिटियम। इसके अंदर जो परमाणु संलयन से होने वाली जितनी ऊर्जा होगी उसी पर आधारित होगी कि ये जो हाइड्रोजन बम है वो कितना विनाशकारी होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन बम में संलयन को प्रारंभ करने के लिए यूरेनियम के विखंडन पर आधारित एक परमाणु बम ट्रिगर के रूप में उपयोग होता है। तो ये चीज आप यहाँ से याद रखना कि परमाणु संलयन वो प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जो परमाणु नाभिक है वो नए परमाणु और उसके जो उप परमाणु है वो कण बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उनका ज्यादा यहाँ पे रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को किसके द्वारा धीमा किया जाता है? तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था भारी जल के द्वारा इसको धीमा किया जाता है ताकि ये ज़्यादा गर्म ना हो सके, ज़्यादा फट ना जाए, इसीलिए हम भारी जल का यहाँ पे हैवी वाटर का यूज़ करते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल, जिसको हम D2O से डिनोट करते हैं, उसका उपयोग किया जाता है ताकि जो न्यूट्रॉन है अंदर उसमें ज़्यादा ब्लास्ट ना हो, ज़्यादा वो गर्म ना हो सके, ज़्यादा वो विनाशकारी ना हो सके। इसलिए न्यूट्रॉन की जो गति है वो कम गति से चले, धीरे धीरे काम करे, प्रोसेस में हो, तो इसके लिए हम भारी जल का उपयोग करते हैं। भारी जल एक प्रभावी मंदक यानी कि मॉडरेटर है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रॉन को अवशोषित किए बिना उसकी जो गति है उसकी ऊर्जा को कम कर देता है। न्यूट्रॉन की गति कम होने से जो नियंत्रित श्रृंखला है अभिक्रिया संभव हो पाती है, यानी कि इससे जो काम है, जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलती है। और न्यूट्रॉन की गति धीमी करने वाले पदार्थ को मंदक कहते हैं, जैसे कि भारी जल इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अगर दूसरी की बात करें तो वो है ग्रेफाइट। तो ये दोनों चीज़ों से हम जो न्यूट्रॉन की गति है उसको धीमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है, कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अब देखो, कीमोथेरेपी किसी भी बीमारी के इलाज के लिए दवा के उपयोग को कहते हैं, लेकिन आमतौर पर ये कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें अक्सर संक्षेप में इसको हम कीमो कहते हैं। सर्जरी और जो विकिरण है यानी कि रेडिएशन है, केवल कैंसर कोशिकाओं को एक निश्चित क्षेत्र से हटाने या फिर नष्ट करने के लिए ये होता है। कीमोथेरेपी पूरे शरीर में काम करती है और कैंसर कोशिकाओं को शरीर के विभिन्न हिस्सों से भी प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में जापान के नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा विखंडनीय जो पदार्थ है उसका प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे आंसर है प्लूटोनियम का यहाँ पे उपयोग किया गया था। अब देखो ये क्या है, वर्ष 1945 में नागासाकी में जो गिराए गए बमों में प्रयुक्त जो विखंडनीय पदार्थ है उसमें किसका उपयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। जो प्लूटोनियम की परमाणु संख्या है वो कितनी है? 94 यानी कि 94 है। और ये आवर्त सारणी के एक्टिनाइड समूह का दूसरा ट्रांसफेरेंस तत्व है। इसका नाम ग्रह प्लूटो के नाम पर रखा गया था, जैसे नेपच्यूनियम का नाम नेपच्यून जो ग्रह है उस पर आधारित है। ये एक एक्टिनाइड धातु है जिसमें रंगत सिल्वर ग्रे होती है, लेकिन ऑक्सीकरण होने पर ये सुस्त कोटिंग बना लेता है। प्लूटोनियम में 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं और 6 इसके अपरूप शामिल होते हैं। ये हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन के साथ प्रतिक्रिया करता है।
तो देखो, इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो नागासाकी में जो बम गिराया गया था, उसमें जो विखंडनीय पदार्थ है वो उसमें क्या यूज़ किया गया था, तो प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था। प्लूटोनियम क्या है, तो इसकी परमाणु संख्या 94 है और ये आवर्त सारणी में किस समूह में आता है, तो ये एक्टिनाइड समूह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो केक जो सीमा पार तस्करी का एक आइटम है वो क्या है, तो यहाँ पे यूरेनियम ऑक्साइड है। यूरेनियम ऑक्साइड की तस्करी आमतौर पर पीले केक के रूप में की जाती है, यानी कि इसको पीला केक कहते हैं। यूरेनियम युक्त कच्चे आयरन अयस्क को परिष्कृत करके यूरेनियम ऑक्साइड पीले केक के रूप में प्राप्त किया जाता है। पीले केक की सामान्यता 70 से 90% जो ट्राई यूरेनियम ऑक्टाऑक्साइड, इसका गलनांक कितना है, तो 2878 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है, उस पे ये गलता है। पीले केक का जो उपयोग है परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम ईंधन के रूप में या फिर यूरेनियम ईंधन को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो पीला केक है वो एग्जैक्टली क्या है, तो ये क्या है, तो यूरेनियम ऑक्साइड है, जो कि जब तस्करी होती है उसमें एक मुख्य तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O द्रव और H2S गैस, इसका क्या कारण है, तो यहाँ पे आंसर है ए, ऑक्सीजन सल्फर की तुलना में मजबूत हाइड्रोजन बंध बनाती है। अब देखो ये क्या है एग्जैक्टली क्वेश्चन, आंसर यहाँ पे ए है। H2O में ऑक्सीजन छोटे होते हैं और जो अधिक विद्युत इसकी ऋणात्मकता वाली होती है, जिसके कारण जो अणु है आपस में मजबूत हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और इसी के कारण जो पानी है, पानी को द्रव अवस्था में ये बनाए रखता है। लेकिन अगर H2S में सल्फर का आकार बड़ा होता है, विद्युत ऋणात्मकता इसमें कम होती है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन बंध है वो नहीं बन पाते या फिर उतनी ज्यादा मजबूती से ये बंद नहीं होते, जिसके कारण ये जो कमरे के तापमान पर ये गैस होती है। तो H2S कमरे के तापमान पर क्या होगी, तो गैस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख धोने या फिर आई वॉश में कौन सा अम्ल उपयोग होता है, तो आंख धोने के लिए जब हम अम्ल का यूज करते हैं तो वो है बोरिक अम्ल। अब ये क्या है, देखो बोरिक अम्ल एक उपयोग आंख धोने या फिर उसको आंख साफ करने के लिए एक आई वॉश के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये एक कमजोर अकार्बनिक अम्ल है जिसमें कीटाणुनाशक जो गुण है वो पाए जाते हैं। ये आंखों में क्लोरीन, धुआं आदि जैसे प्रदूषक है उसको हटाकर हमें राहत प्रदान करता है। बोरिक एसिड नेत्र घोल आंखों की जलन को साफ करने और इसके उपचार में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो यहाँ पे बी है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका स्रोत है या फिर इसको हम इसका रासायनिक नाम कह सकते हैं। देखो, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। ये आवश्यक पोषक तत्व है जो कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खट्टे फलों, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उन सभी में ये प्राकृतिक रूप से विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आंसर है म्यूरिएटिक अम्ल, यानी कि सी यहाँ पे आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक संक्षारक या फिर रंगहीन अम्ल है। ये गैसीय हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में घोलकर तैयार किया जाता है। इसमें जो रेजिया संक्रेदित नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी मात्रा 1.3 होती है। अनुपात का इसका मिश्रण होता है जिसमें सोने या फिर अन्य राज धातुओं के विलीन इसमें किया जा सकता है, यानी कि सोना हो या फिर अन्य जो धातु है, जो राजा धातुएं, जो टॉप की धातुएं हैं उसको विलीन मतलब कि इसके अंदर मिलाया जा सकता है। तो ये आप यहाँ से याद रख लो कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका दूसरा नाम क्या है, तो म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि क्या है, एक संक्षारक है और एक ये रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता, ये अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया में क्या होता है, तो आंसर है ए, 3 भाग इसके सघन HCl के होंगे और 1 भाग इसका क्या होगा, HNO3 का होगा। अब देखो ये क्या है, एक्वारेजिया एक अम्लराज है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको हम HNO3 से कहते हैं उसका ताज़ा तैयार किया गया एक मिश्रण है क्या, तो एक्वारेजिया। ये आयतन में 3:1 में होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होगा और जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होगा वो कितना होगा, तो 1 के अनुपात में होगा और इसका मिश्रण क्या है, एक्वारेजिया। ये अत्यधिक संचारक है और धुआंधार जो द्रव है वो है
ये शाही जल यानी कि रॉयल वाटर इसको कहा जाता है। ये सोने और प्लेटिनियम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को भी घोल सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि शाही जल या फिर रॉयल वाटर किसको कहते हैं, तो एक्वा रेजिया को ही ये कहते हैं रॉयल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का अपवर्तन डिफ्यूजन दर किसके अनुसार होता है, तो यहाँ पे आंसर है इसके जो अणु द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार होता है। अब ये देखो क्या है, गैस के विसरण या फिर जिसको डिफ्यूजन कहते हैं उसके दर अणु द्रव्यमान जिसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि जो भारी गैस धीरे धीरे हल्की और जो हल्की गैस तेजी से फैलती है, यानी कि जो भारी गैस होंगी धीरे धीरे वो हल्की होंगी और हल्की होके ये तेजी से फैल जाएगी। जो ग्राहम के विसरण के नियम, यानी कि ग्राहम का विसरण का नियम है, ये आप याद रखना कि विसरण का नियम किसने दिया है, तो ग्राहम ने दिया है। यानी कि ग्राहम का नियम क्या बताता है कि समान तापमान और दाब की जो कोई भी गैस है, किसी गैस की विसरण दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इसका सूत्र है। आप सूत्र याद करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज इतना डीप नहीं पूछता। आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गैस का विसरण या फिर डिफ्यूजन है उसके दर में जो उसका द्रव्यमान है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ये जो अणु का द्रव्यमान होगा वो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये आप इतना याद रख लो, अदरवाइज इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने फिर भी डाल दिया है क्योंकि देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि विसरण का नियम यानी कि डिफ्यूजन का लॉ किसने दिया है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन किसने दिया है, तो यहाँ पे आंसर होगा ग्राहम ने दिया है। तो ये क्वेश्चन वन लाइनर का बनता था तो मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के आदर्श व्यवहार से विचलन कब अधिक होगा, तो यहाँ पे आंसर है जो गैस है उसका जो विचलन होगा सबसे ज्यादा होगा कम तापमान और उच्च दबाव में अधिक होगा। गैस का आदर्श व्यवहार कम तापमान और उच्च दबाव पर सबसे अधिक विचलित होता है। ये परिस्थितियों में गैस के अणु एक दूसरे से बहुत करीब आ जाते हैं जिससे जो उसका जो आणविक बल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है और जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये दोनों कारण आदर्श गैस जो नियम के मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहलिक किण्वन किसके कार्य से होता है, तो यहाँ पे आंसर है ए खमीर या फिर यीस्ट। एल्कोहलिक किण्वन खमीर यीस्ट के कार्य से होता है जो शर्करा जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ये प्रक्रिया किस में उपयोग की जाती है, बियर बनाने में, वाइन में या फिर जो ब्रेड है उसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। CO2 इस प्रक्रिया का एक उप उत्पाद है लेकिन किण्वन करने वाला कारक नहीं है। मेन कारक क्या है, तो ये खमीर है। एल्कोहलिक किण्वन जो अवायवीय यानी कि एनोरोबिक होती है, इसमें O2 जिसमें शामिल नहीं होता और CO भी इस प्रक्रिया में भूमिका नहीं निभाता। यानी कि जो CO है इसमें उप उत्पाद तो होता है लेकिन मेन कारण नहीं होता। मेन क्या भूमिका निभाता है, तो खमीर यानी कि यीस्ट इसमें भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, एंजाइम कब नष्ट हो जाता है, मतलब जो एंजाइम होते हैं वो कब खत्म हो जाते हैं, कब वो मर जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर है बहुत उच्च तापमान पर ये एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। देखो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं और इनका जो विशिष्ट यानी कि इसकी विशेषता क्या होती है, ये त्रिआयामी होते हैं, 3 आयाम के होते हैं और इनका ये महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जो कार्य है वो यही है प्रोटीन का। उच्च तापमान इनकी संरचना को बाधित कर देता है यानी कि हिंड्रेंस पैदा कर देता है जिससे एंजाइम विकृत यानी कि डीनेचर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और ये विकृतीकरण के दौरान जो एंजाइम का सक्रिय स्थल यानी कि जो एक्टिव साइट है वो उसका आकार बदलने लगता है और ये सबस्ट्रेट से ठीक से नहीं जुड़ पाता और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो एंजाइम है अपनी कार्य क्षमता खो देता है और ये नष्ट हो जाता है। यानी कि जो एंजाइम है उसमें अगर उसके जो प्रोटीन होते हैं अगर उसमें आप उच्च तापमान दोगे तो वो अपनी जो संरचना है उसको वो बदल देगा, उसकी संरचना में बदलाव आएगा। धीरे धीरे वो क्या करता है कि अपनी जो कार्य क्षमता है वो खो देगा और इससे वो नष्ट हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रिज का दरवाजा खुला रह जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर है कमरा गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा। जी हाँ, अब देखो कैसे, अगर फ्रिज का दरवाजा खुला रह जाएगा तो कमरा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिज अंदर से गर्मी बाहर फेंकता है और मोटर की गर्मी भी कमरे में छोड़ता है।
तो जो 2 चीज़ों के कारण ये जो हमारा कमरा है वो गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा। फ्रिज गर्मी को अंदर से बाहर पंप करता है, ना कि कमरे की ओर। दरवाजा खुला होगा तो फ्रिज अधिक काम करता है और कंप्रेस से उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी कमरे में लौट जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कमरे का तापमान घटने के बजाय समय के साथ बढ़ता रहेगा। तो अगर आपने दरवाजा खोला तो आपका जो कमरा है वो गर्म होगा, ना कि ठंडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी गैस की adiabatic प्रसार यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए रखा जाता है तो वो ठंडी क्यों हो जाती है? तो इसका कारण है कार्य करने में जो ऊर्जा है वो खर्च होने के कारण हो जाती है। जब किसी गैस को रुद्रशोम प्रसार यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में रखा जाता है तो वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने चारों ओर के जो वातावरण में कार्य करती है और ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है इस काल में। तो ये क्या करता है कि ऊष्मा गति जो गति होती है उसका पहला नियम ये बताता है कि जो गैस है, गैस के द्वारा अगर कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा से आता है, क्योंकि कोई ऊष्मा अंदर या बाहर नहीं जाती। गैस को फैलने के लिए आसपास के वातावरण पर जो कार्य करना पड़ता है, जिससे आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। और आंतरिक ऊर्जा कम होगी तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा घटती है, जिससे कारण गैस का जो तापमान है वो गिरता है और वो ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला गैस किसका मिश्रण है? तो कोयला गैस मिश्रण है यहाँ पे हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। देखो, कोयला गैस एक उपयोगी जीवाश्म ईंधन है जिसमें अगर हाइड्रोजन है वो 50% है, मीथेन 35% और कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना है 10%। और थोड़ा सा एथीन गैस इसका मिश्रण होता है। इसमें वायु की अनुपस्थिति में बिटुमिन कोयले के भंजक आसवन में बनाया जाता है और अत्यधिक ज्वलनशील और घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो कोयला गैस का उपयोग किस में किया जाता है? घरेलू गैसों में किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है वो यहाँ पे है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये मीथेन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और थोड़ी सी कौन सी गैस होती है? तो एथीन इसमें गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए जो सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? तो यहाँ पे आंसर है एलपीजी गैस होती है। एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण होता है। कच्चे तेल के शोधन या फिर प्राकृतिक गैस से इसको प्राप्त किया जाता है। मध्यम दबाव से इसके तरल रूप में संग्रहित किया जाता है और कंटेनर से निकलते हुए ये जो गैस है बनकर खाना पकाना या फिर हीटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है सबसे ज्यादा। अब ये क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की जो आकर्षण करने की जो क्षमता है वो होती है। आवर्त में बाएं से दाएं यानी कि बाएं से दाएं जाने वाली जो परमाणु त्रिज्या घटती है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता इसकी बढ़ती है। समूह में नीचे जाने वाले पर जो त्रिज्या है वो बढ़ती है और इसीलिए विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व होते हैं क्योंकि इसका जो आकार है वो बहुत छोटा होता है। तो ये चीजें यहाँ पे आंसर है कि सबसे ज्यादा अगर विद्युत ऋणात्मकता का अगर तत्व पूछे तो वो कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी गैस को द्रव में बदला जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है ए, संघनन कहते हैं। गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ये वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ऊंचाई पर पानी का उबलने का तापमान कम क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, कम वायुमंडलीय जो दबाव है उसके कारण होता है। उच्च मतलब जो ऊंचाई होती है उस पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। कम दबाव के कारण पानी को उबालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसीलिए पानी कम तापमान पर उबलता रहता है। ये वायुमंडलीय दबाव और उबाल तापमान के बीच के संबंध का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो रिफाइनरिंग में शुद्ध धातु किस पर जमी होती है या फिर किस पर जमा होता है? तो यहाँ पे आंसर है कैथोड पर ये जमा होता है। देखो, इलेक्ट्रो रिफाइनरिंग में शुद्ध धातु कैथोड पर ये जमा होता है। अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धातु आयरन इलेक्ट्रोलाइट में से कैथोड की ओर बढ़ते हैं और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पे वे शुद्ध धातु बन जाते हैं। तो ये यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन में लोहा
किससे कोट किया जाता है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन क्या है? तो यहाँ पे आंसर है बी, जिंक से लोहे को कोट दिया जाता है। अब देखो, गैल्वेनाइजेशन में लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहा जो है उसमें जंग लगने से इसको बचाते हैं, यानी कि रस्टिंग से इसको बचाया जाता है। जिंक की परत को लोहे को हवा और नमी से सुरक्षित प्रदान करता है। खरोच लगने पर जो जिंक है लोहे को ऑक्सीकरण से बचाती है, जिससे जो ऑक्सीकरण से क्या होता है, जंग लगती है, और इसीलिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि इसमें जंग ना लगे, यानी कि रस्टिंग ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं किसका कोलाइडल वितरण है? तो यहाँ पे आंसर है ए, ठोस गैस में है। धुआं एक कोलाइडल विलयन में, जिसमें ठोस कण परिक्षिप्त अवस्था में होते हैं। परिक्षेपण माध्यम जैसे गैस जो कि वायु में होती है, इसमें कार्बन होता है। टार या फिर तेल, राख के छोटे छोटे जो कण है हवा में निलंबित होते हैं, यानी कि ये उसमें घूमते रहते हैं, और इसी को ठोस एरोसोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव से खून रोकने के लिए जो फेरिक क्लोराइड है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आंसर है डी, रक्त जम जाता है और रक्त जो वाहिकाएं हैं वो सील हो जाती हैं। चोट के दौरान रक्तस्राव रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड एक प्रभावी प्रक्रिया है, यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आयन जमा होता है, नकारात्मक रूप से अवशोषित घोल बनाते हैं, और ये घोल कटे हुए निशान या फिर घाव पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप जो रक्तस्राव को ही रोका जाता है वहां पे थक्का बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉड लीवर का उदाहरण क्या है? तो कॉड लीवर का उदाहरण है जल तेल में इमल्शन करना। अब देखो, आंसर यहाँ पे सी है, कॉड लीवर तेल, जल में तेल जो होता है इमल्शन का एक उदाहरण है। इसमें पानी परिक्षेपित अवस्था में, यानी कि डिस्पर्ट फेज में होता है। तेल परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम में होते हैं, और इसकी मात्रा पानी से अधिक होती है, और ये तेल जल में इमल्शन जैसे दूध या फिर वैनिशिंग क्रीम से अलग हो जाता है। दूध किसका उदाहरण है, यानी कि मिल्क किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे आंसर है डी, जल में वसा का इमल्शन। देखो, इमल्शन वो अवस्था होती है, वो स्टेट होती है जिसमें एक तरल की जो बहुत छोटी सी बूंदें दूसरे तरल में फैली रहती है, और दोनों तरल आपस में घुलते नहीं है। जैसे कि पानी में तेल, वो आपस में नहीं घुलते, ऐसे ही इमल्शन इसको कहा जाता है। दूध में वसा की जो महीन महीन यानी कि छोटी बूंदें होती हैं वो पानी में फैल जाती है, लेकिन वो आपस में पानी के साथ नहीं घुलती है, और इसीलिए इसको इमल्शन कहते हैं। दूध के जो घटक है एक दूसरे में विलय नहीं हो पाते और फिर से साथ साथ मौजूद रहते हैं, इसी कारण दूध को इमल्शन का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल का नीला रंग किस कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर है बी, जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके कारण होता है। जब प्रकाश की किरणें अपने सीधे मार्ग से हटकर कणों या फिर बाधाओं से टकराकर फैल जाती है तो इससे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और इसी कारण जो रंग है वो नीला होता है, अधिक प्रकीर्णन के कारण। जबकि लाल प्रकाश सबसे कम बिखरता है। छोटी तरंग दैर्घ्य प्रकाश जो प्रकाश होता है जिसको वायलेट या फिर नीला अधिक बिखेरता है, और चंद्रमा पर वातावरण ना होने पर जो आकाश का जो रंग है वो काला दिखाई देता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि चंद्रमा से जो उसका वातावरण है वो काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी जो वहाँ का वातावरण नहीं है चंद्रमा पे, इसी कारण वहाँ की चीज़ें काली दिखाई देती है, वहाँ से आसमान काला दिखाई देता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमें समुद्र नीला रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन है उसके कारण दिखाई देता है, और जो नीला रंग है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, लाल रंग कम प्रभावी होता है। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ा है, जबकि परावर्तन में प्रकाश लौटता है और अपवर्तन में माध्यम बदलने पर मुड़ता है। निम्नलिखित में से माइसेल तंत्र यानी कि मिसेल सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है साबुन प्लस में जो जल है वो माइसेल तंत्र का उदाहरण है। देखो क्या है ये, जब साबुन को पानी में क्रांतिक मिसेल सांद्रता से अधिक मात्रा में घोला जाता है तो इसके अणु आपस में मिलकर गोलाकार जो संरचनाएं हैं वो बना देते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। ऐसे मिसेल मिलकर सहचारी कोलाइड तंत्र का निर्माण करते हैं। साबुन के जो अणु है वो जलरागी सिरा और जल विरागी सिरा होता है, जिसे मिसेल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला जो प्रमुख तत्व है वो क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर है लिथियम होता है।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जो बैटरी है उसमें जो मुख्य घटक होते हैं वो लिथियम होता है, जो लिथियम कार्बोनेट या फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लिथियम आयन जो बैटरियां होती हैं उच्च शक्ति से भार अनुपात, उसका जो ऊर्जा है उसकी दक्षता अधिक होती है और तापीय स्थिरता ये देती है, और ये विशेषता उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने योग्य बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण जो वैश्विक स्तर पर लिथियम की आवश्यकता की जो मांग है वो भी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे के किस यौगिक का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है मर्क्यूरिक जो क्लोराइड है उसका एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये पारे का एक यौगिक है। देखो, मर्क्यूरिक फ्लोराइड क्लोराइड इसका एक अत्यंत विषैला एक यौगिक है। ये सामान्य तापमान पर थोड़ा और 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिक वाष्पित होता है। ये श्लेष्म झिल्ली के लिए संक्षारक प्रभाव डालता है। बाह्य रूप से ये एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी जो परीक्षण आमतौर पर किसके मापन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है ए, पानी में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी जल गुणवत्ता का एक संकेत है। ये सतही जल में मौजूद जो कार्बनिक प्रदूषणों की मात्रा को ये दर्शाती है। सीओडी मापने के लिए पोटेशियम पैरामैग्नेट का उपयोग वर्षों से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लगम शब्द किस धातु के मिश्र धातु के उपयोग के लिए किया जाता है? तो जो अम्लगम है वो पारा के लिए उपयोग किया जाता है। देखो, अम्लगम एक विशेष मिश्र धातु है जिसमें मुख्य रूप से पारा अन्य धातु के साथ मिलाया जाता है और इसी को अम्लगम कहा जाता है। इसे आमतौर पर दंत भराव में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दांतों में जो भराव होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अम्लगम का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या है? तो पारा है, उसके अन्य धातु के साथ उसको मिलाया जाता है क्योंकि ये टिकाऊ होता है और उपयोग में सरल है, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक टिक सकता है और ये ईजी है उपयोग करने में। अम्लगम का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसमें सबसे पुराना अगर ज्ञात उपयोग है तो 9वीं शताब्दी में चीन में इसका उपयोग हुआ था। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने और श्वसन दोनों के बारे में सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है डी, जंग लगना एक ऊष्माक्षेपी है जबकि श्वसन क्या है? एक ऊष्मा शोषी है। अब देखो ये कैसे है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जो नमी की उपस्थिति में लोहे और ऑक्सीकरण के ये बीच होती है। ये एक ऊष्माक्षेपी है, यानी कि एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, यानी कि इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। हालांकि धीमी गति के कारण इसे हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो श्वसन है यानी कि रेस्पिरेशन है उसमें ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसमें भोजन की अणु जैसे कि ग्लूकोज टूटते हैं और ऊष्मा यानी कि ऊष्मा और एटीपी मुक्त ये होती है। दोनों प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होने के कारण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये कहलाती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब जंग लगता है तो उसको हम कहते हैं क्या? तो ऊष्माक्षेपी, और जब हम सांस लेते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वॉशिंग सोडा का कौन सा उपयोग होता है? तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा का उपयोग हम जल का जो मृदु है उसको करना, कांच का निर्माण करने में करते हैं, पेंट का जो निर्माण है उसमें किया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी में हम इसका यूज करते हैं। देखो, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट जिसका नाम है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए मृदु बनाता है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में महत्वपूर्ण घटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा पेंट और रंग उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे सफाई, कपड़े धोने और प्रयोगशालाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद तत्वों के आधात्विक गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आंसर है समूह के नीचे जाने पर आधात्विक गुण बढ़ता है। अब देखो कैसे, आधात्विक गुण घटते हैं और धात्विक गुण बढ़ते हैं, यानी कि समूह में अगर नीचे जाएंगे तो जो अधात्विक गुण होंगे वो तो घटेंगे, लेकिन अगर उस तत्व में धात्विक गुण है तो वो क्या होंगे? वो बढ़ेंगे। इसका कारण है परमाणु आकार का बढ़ना, जिससे नाभिक का जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण उसका कम करता है।
इसमें आयनन जो है वो ऊर्जा घटती है, इलेक्ट्रॉन खोना आसान हो जाता है। अधात्वीय गुण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जो क्षमता होती है वो घटती है, अधात्विक गुण कम होता है और धात्विक गुण अधिक हो जाता है। और इसी कारण जो पी ब्लॉक है, यानी कि पी वाला जो यहाँ पे समूह है, उसमें क्या होता है, जो अधात्विक गुण वाले तत्व होंगे वो नीचे जाने पर तो घटेंगे, लेकिन जो धात्विक गुण है वो नीचे जाने पर उनके जो गुण है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षारीय पृथ्वी धातु नहीं है? तो यहाँ पे आंसर है डी, जो बेरिलियम है वो पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली क्षारीय धातु है वो नहीं होती। समूह 2 के तत्वों में बेरिलियम, जिसको हम Be से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और ये है सेट्रोशियम, बेरियम और रेडियम, ये शामिल होते हैं बी के समूह में। इसमें क्षारीय मृदा यानी कि एल्काइन अर्थ मेटल इनको कहा जाता है। बेरिलियम को छोड़कर सभी तत्व क्षारीय गुण दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ एक बेरिलियम है, वो क्या है, ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं और इसलिए ये क्षारीय इसको नहीं माना जाता। लेकिन ये आते कौन से समूह में है, तो समूह 2 में ये आते हैं, जिसमें जो बाकी जितने भी ये सभी चीजें हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सेंट्रोशियम हो गया, बेरियम और रेडियम, ये सभी क्या है, ये एक क्षारीय है, लेकिन सिर्फ एक बेरिलियम है वो एक क्षारीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो समूह है समूह 14 के तत्वों के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे आंसर है जो डी है, जर्मेनियम एक धातु है, वो 14 समूह के तत्वों के बारे में सही नहीं है। देखो, समूह 14 के तत्व में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और टिन है और लेड है, ये सभी 14 के समूह में आते हैं। कार्बन और सिलिकॉन अधातु है, जर्मेनियम एक उपधातु है, जबकि टिन और लेड क्या है, ये धातुएं हैं। तो ये चीजें आप याद रखना। इन सभी तत्वों के जो गलनांक है और क्वथनांक है समूह 13 के तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि ये 4 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, जिससे परमाणुओं के बीच में मजबूती आकर्षण होता है। क्वेश्चन क्या है, जर्मेनियम एक धातु है, लेकिन समूह 14 में जो जर्मेनियम है वो क्या है, उपधातु होता है, ना कि धातु। धातु क्या है यहाँ पे, तो एक तो टिन है और एक ये लेड है, ये धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टिंचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आंसर है ये इथेनॉल में आयोडीन का एक विलयन है। आंसर यहाँ पे ए है। देखो, आयोडीन को अल्कोहल में घोलने पर इसे आयोडीन टिंचर कहते हैं। देखो, आयोडीन टिंचर क्या है, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जो आयोडीन है उसको अगर हम अल्कोहल में घोल दें तो उसको हम क्या कहेंगे, आयोडीन टिंचर। अब देखो, आयोडीन ठोस रूप में विलय होता है, अल्कोहल जिसको हम एथेनॉल विलाय का ये काम करता है। आयोडीन टिंचर एक सामान्य एंटीसेप्टिक घोल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य जो घटक है आयोडीन का इथेनॉल में घुला हुआ जो विलयन होता है, जो कि इसे प्रभावी बनाता है। तो आयोडीन टिंचर किसे कहते हैं, आयोडीन को अगर हम अल्कोहल में घोलेंगे तो इसको आयोडीन टिंचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक सामान्यतः एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, निकेल का उपयोग किया जाता है। आंसर यहाँ पे सी है। बारीक विभाजित प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस एल्कीन और एल्काइन के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये एल्केन बनाते हैं। ये धातुएं उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं और इसके बाद जो हाइड्रोजनीकरण होता है इसकी प्रक्रिया को तेज करता है। तो ये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और ये क्या करता है कि जो बारीक प्लेटिनियम, प्लेडिनियम और जो निकेल है उसकी उपस्थिति में जो एल्कीन और एल्काइन के साथ ये अभिक्रिया करते हैं और इसके बाद ये क्या करते हैं, ये एल्केन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम अलग करने की जो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो सी यहाँ पे आंसर है। अपकेंद्रीकरण दूध से क्रीम अलग करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें जो डेयरी में दूध को अपकेंद्रित मशीन में तेजी से घुमाया जाता है, जिससे अपकेंद्रीय बल के कारण जो घना स्किम्ड दूध है वो बाहर निकल जाता है और हल्की जो क्रीम है वो केंद्र में इकट्ठा हो जाती है। इस कारण, और ये जो प्रक्रिया है इसमें क्रीम को स्किम्ड दूध से आसानी से अलग किया जा सकता है और डेयरी उद्योग में कुशल उत्पादन संभव हो सकता है, यानी कि ये इजी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का खनिज या फिर ओर नहीं है? जस्ते का खनिज नहीं है, तो यहाँ पे आंसर है जो कार्नेटाइट है वो जस्ता खनिज का ओर नहीं है। अब ये क्या है, कार्नेटाइट यूरेनियम और वेनेडियम का एक अयस्क है, जिंक का ये नहीं है।
ये है स्पिलेराइट। ये जिंक का सबसे महत्वपूर्ण और सामान्य अयस्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। जिंकाइट प्राकृतिक रूप से ZnO के रूप में पाया जाता है और ये भी जिंक का एक प्रमुख स्रोत है। कैलामाइन क्या है? ये ZnCO3 होता है, जिंक का एक अयस्क माना जाता है। तो ये तीन तो क्या है, जिंक के अयस्क है। लेकिन अगर कार्नेटाइट की बात करें तो ये यूरेनियम और वेनेडियम का अयस्क होता है, ना कि जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? तो यहाँ पे आंसर है एसिटिलीन। यानी कि एल्काइन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य एथाइन है, जिसको हम एसिटिलीन कहते हैं। एल्काइन हाइड्रोकार्बनों का एक वर्ग है जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिबंधन में पाया जाता है। एल्काइन का अगर सूत्र पूछे तो ये एल्काइन का सूत्र है, जिसमें N रखने पर C2H2 प्राप्त होता है, जो एथाइन यानी कि एसिटिलीन जिसको कहते हैं। यही इसी कारण जो श्रेणी का प्रथम स्थिर सदस्य ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर हम कथन देखें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि इन्हें एरीन भी कहा जाता है। ये सही है, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सामान्यतः गैर ध्रुवीय एक अणु है। ये प्रायः रंगहीन तरल ठोस होते हैं। विशिष्ट सुगंध इसमें पाई जाती है। ये पानी में अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों में आसानी से ये घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर के घटक धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? यानी कि कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी कि निकेल भी है, तांबा भी है और जस्ता भी है। देखो, मिश्र धातु वे होती हैं जो दो या दो से अधिक धातु या फिर किसी धातु के साथ अन्य तत्वों के मिश्रण को बनाता है। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल की एक मिश्र धातु है, जिसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां और गहने बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है सी, जो ब्रोमीन है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ये क्या है? एक ये अधातु है। ब्रोमीन एकमात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये हल्के लाल भूरे रंग का वाष्पील तरल है। इसका गलनांक क्या है? तो -7.2 सेल्सियस। और इसका क्वथनांक कितना है? तो 58.8 सी इसका कमरे का तापमान के दायरे में होता है। और जिस कारण जो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम का, उस अवस्था में ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो मुख्य घटक सीमेंट बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है कैल्शियम भी लाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यानी कि उपरोक्त सभी सीमेंट बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। देखो, सीमेंट का निर्माण कैल्शियम से भी होता है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन से होता है, और अन्य तत्वों के नियंत्रण या फिर रासायनिक संयोजनों से भी इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, मुख्य घटक है, जो कि 60 से 65% सीमेंट में पाया जाता है। सिलिकॉन चिकनी मिट्टी होता है या फिर सिलिका होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये 15 से 25% होता है और सीमेंट की जो मजबूती है वो इसी कारण आती है। एल्यूमिनियम क्या है? ये चिकनी मिट्टी है, लगभग 3 से 8% इसमें पाया जाता है सीमेंट में, और ये तेजी से जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे कम जलता है? तो यहाँ पे आंसर है जो सूती है वो सबसे कम जलता है। सूती फाइबर आग पकड़ने में अन्य विलयों की तुलना में कम संवेदनशील होता है। यह प्राकृतिक सेल्यूलोज फाइबर है जो जलते समय कागज जैसी जो गंध है वो देता है और राख छोड़ता है। सूती जो फाइबर है पिघलता नहीं है, शरीर से चिपकता नहीं है, और इसीलिए आग लगने पर नियंत्रण में इसको लाया जा सकता है। सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन हो गया और टेरिकोट हो गया, इसमें क्या होता है, ये आसानी से आग पकड़ते हैं और ये गर्म होने पर पिघल जाते हैं और ये शरीर से चिपक जाते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? तो आंसर है सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ड्राई आइस होता है। ड्राई आइस, जिसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है। ड्राई आइस मुख्य रूप से शीतलन के लिए होता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है, थिएटर में जो फॉग है बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ड्राई आइस का पानी की बर्फ की तुलना में सबसे कम तापमान ये प्रदान करता है और ये कोई अवशेष नहीं छोड़ता। जमे हुए खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में ड्राई आइस एक उपयोगी है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से सूक्ष्म तत्व आवश्यक होते हैं? तो यहाँ पे आंसर है डी, मैग्नीज, तांबा और जस्ता। डी यहाँ पे आंसर है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्वों में मैग्नीज, तांबा और जस्ता शामिल होता है। ये पौधों के विकास और चयापचय में कम मात्रा में भी इसका काम चल जाता है, यानी कि अगर कम मात्रा में भी पाया जाए तो जो पौधे का विकास है वो अच्छा होगा, लेकिन अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, पौधों की वृद्धि और इसके स्वास्थ्य यानी कि पौधे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव असर पड़ेगा। अन्य आवश्यक सूक्ष्म तत्वों में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो लोहा होता है, बोरोन होता है, मोलिडेनम होता है, क्लोरीन और कोबाल्ट भी शामिल होता है। लेकिन ऑप्शन में मैंगनीज, तांबा और जस्ता ये है, तो ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में आवश्यक जो सूक्ष्म तत्व हैं वो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं पौधे की जो वृद्धि होती है उसमें और उसके चयापचय में। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको ये तीनों ही ई बुक चाहिए, रामबाण स्टैटिक जीके, करंट अफेयर जो ईयरली है और सामान्य विज्ञान, तो आप ये कहाँ से ले सकते हैं? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बेस्ट कंटेंट के साथ ये रामबाण स्टैटिक जीके, जिसमें आपको इतने सारे जीके जीएस के टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा यह ईयरली करंट अफेयर वो मिल जाएगा और सामान्य विज्ञान के जितने भी यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ले सकते हो। अगर आपको ये तीनों ही कॉम्बो के रूप में चाहिए तो आप क्या करोगे, ये तीनों ही कॉम्बो के रूप में आप 150 देकर इस स्कैनर पे स्कैन करके ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप शेयर कर दो। विद इन 4 to 5 सेकेंड में आपको ये तीनों ही ई बुक मिल जाएगी। बेस्ट कंटेंट के साथ अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम हैं, अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, इसके बाद आपके जीडी के एग्जाम है, तो आपको ज़रूरत है बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी करने की। अब देखना आपका जो 150 है वो वर्थ इट होगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।